आदमी जब अपने रोजमर्रा की जिंदगी में परेशान होता है, डूबा होता है और उसके सॉल्यूशन खोज रहा होता है, उस समय कोई न कोई धूर्त आपको ठगने के लिए प्लान बना रहा होता है। इन धूर्तों में कोई भी हो सकता है। आमतौर पे इस तरह के धूर्तता का ठेका हजारों सालों से धर्म के ठेकेदार लेते हुए आए हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि धर्म के ठेकेदार कितने बड़े धूर्त होते हैं। इस कहानी का एक हिस्सा शुरू होता है 3 से 7 जनवरी 2015 के बीच इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी में हुई थी। स्पीकर आनंद जे बोदास जो कि अपने प्रेजेंटेशन में यह कहते हैं कि वैदिक काल में एरोप्लेन न सिर्फ देश विदेश में उड़ते थे बल्कि एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर भी जाते थे। आनंद महोदय अपनी बात रखने के लिए वह प्लेटफॉर्म चूज करते हैं जिसके मेंबर 30,000 से भी ज्यादा हैं और जो सन 1914 से साइंटिफिक टेम्पर के लिए उसके डिस्कशन और अचीवमेंट के लिए हर साल जनवरी के प्रथम महीने में रखी जाती है। इस खबर के बाद चारों तरफ सनसनी मच जाती है। दिनों दिन अखबार, न्यूज चैनल, सोशल मीडिया में भारत के प्राचीन विज्ञान का नाम लेकर तरह तरह के घटनाओं के नाम आने लगते हैं और उन सब को वैदिक काल से जोड़कर एक कूड़ा परोसा जाना शुरू हो जाता है। भारत में एक कुख्यात चैनल जो कि नोटबंदी में भी 2000 के नए नोट में माइक्रोचिप लगा हुआ बात कहकर अपनी बदनामी करवा चुके थे, वो भी एक रिपोर्ट पेश कर देते हैं जिसमें एक तलपड़े नामक व्यक्ति को 1895 में यानी कि राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले विमान उड़ाने का श्रेय थोप देते हैं। और यह छी न्यूज महोदय इसी इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन मीटिंग के दौरान यानी कि ठीक 5 जनवरी को ही अपनी कपोल कल्पित कहानी को सबके सामने परोस देते हैं। अभी कुछ दिन बीतता नहीं कि 30 जनवरी 2015 को ही हवाईजादा नाम की एक मूवी भी रिलीज कर दी जाती है जिसके डायरेक्टर विभू पुरी जो कि रिलायंस एंटरटेनमेंट के बैनर के तले यह मूवी रिलीज कर देते हैं और इसमें एक विवादास्पद बयान भी देते हैं। अपने बयान में वो कहते हैं कि यह तलपड़े की बायोग्राफी नहीं है लेकिन यह सच्ची घटना पे आधारित है। जनवरी 2015 का वो महीना इतना तेजी से इस घटना को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी, न्यूज चैनलों के माध्यम से लोगों को व्यस्त रखता है कि सभी लोग इस गपोल गल्पित कहानी को सत्य मान बैठते हैं। शुरू में जब मुझे भी यह खबर पता चली तो मुझे भी एक अंदरूनी खुशी हुई कि चलो भारत का ही कोई एक बंदा किसी एक अचीवमेंट को तो पा सका। लेकिन जब मैंने पूरे घटनाक्रम को सुना तो फिर मेरी उत्सुकता बढ़ गई, मुझे कुछ डाउट सा हुआ और मैं इसकी वास्तविकता को पता लगाने के लिए इसके इतिहास को खंगालने लगा। मन में प्रश्न यह था कि ये जो घटना बताई जा रही है 1895 में, उस समय तो हमारे क्रांतिकारी गोला बारूद बनाने के लिए, पिस्टल के लिए काफी जूझ रहे थे। उन्हें अपनी क्रांति के लिए पर्याप्त मात्रा में सामग्री नहीं मिल पा रही थी और उस समय एक भारतीय जो कि खुद ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और वो एक विमान उड़ा दिया। इतिहास खंगालने के दौरान जो सच्चाई मुझे पता चली वो काफी हैरान करने वाली थी। उसे सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। वास्तव में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था और अगर कुछ हुआ भी था तो वो काफी धांधलीपूर्ण था। इसको मैं पूरे सबूत के साथ एक्सपोज करने वाला हूँ। आप इस वीडियो को अंतिम तक देखें, आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि प्राचीन भारत में किसी भी तरह का कोई भी विमान नहीं था और जो बातें बताई जा रही है वो कितनी कपोल कल्पित और षड्यंत्रपूर्ण है। यह जो कहानी शुरू हुई थी ISCA मुंबई यूनिवर्सिटी के मीटिंग हॉल से, ऐसा नहीं है कि इसका विरोध नहीं हुआ। ये जो मीटिंग बुलाई गई थी, इस मीटिंग के पहले ही नासा के साइंटिस्ट डॉक्टर राम प्रसाद गांधीरमन इतने दुखी हुए कि उन्होंने इस मीटिंग का पूरी तरह से बहिष्कार किया। उन्होंने ये कहा कि यह साइंटिफिक टेम्पर के लिए बेहद ही शर्मनाक है और इस मीटिंग को कैंसिल की जानी चाहिए। वो यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने एक ऑनलाइन पिटीशन भी जारी किया और उसमें क्लियरली उन्होंने मांग की कि इस मीटिंग को रद्द किया जाए क्योंकि ये भारतीयों को साइंटिफिक टेम्पर से दूर ले जा रही है और भारतीय सरकार साइंस के साथ मेथोडोलॉजी को मिक्स करके अपने पब्लिक को गुमराह करना चाह रही है। अब आइए देखते हैं इस तलपड़े महोदय पर जो खिताब दिया जा रहा है कि इन्हें राइट ब्रदर्स से भी 8 साल पहले विमान उड़ाया था, इसका पूरा वाकया क्या है। वास्तव में पहली बार तलपड़े का नाम तब ज्यादा चर्चित हुआ जब मुंबई के एक इतिहासकार प्रताप वेलकर जो कि महाराष्ट्र के नायकों जैसे कि लोकमान्य तिलक, सावरकर की बायोग्राफी लिख चुके थे और कुछ और भी पुस्तकें जैसे हिंदू साम्राज्यचा इतिहास, श्री राम प्रभु एक्ति जैसे किताब लिखने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने आज से ठीक 24 साल पहले एक किताब तलपड़े पे लिखी और यही किताब की अधकचरी जानकारी को अफवाह बना के चारों तरफ उड़ा दिया गया। किताब का नाम था पठारे प्रभुचा इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ मुंबई। इस किताब में उन्होंने दावा किया कि 1895 में शिवकर बापूजी तलपड़े ने अपने कुछ दोस्तों के साथ
साथ यह एक्सपेरिमेंट किया था और वह कुछ मीटर उड़कर फिर क्रैश हो गया। अब इस किताब के बुनियाद पर कुछ फेंकू महोदयों ने चारों तरफ अफवाह बनाकर उड़ा दी कि हमारे देश में एक प्रथम विमान उड़ाने का श्रेय शिवकर बापूजी तलपड़े को जाता है। अब यह कहानी कितनी सत्य है इस पे भी डाउट था मुझे, इसीलिए मैंने इतिहास को और खंगाला। आगे इसी किताब में वेलकर जी लिखते हैं कि तलपड़े थॉमस अल्वा एडिसन के बैलून उड़ाने के प्रोजेक्ट जो कि 1880 में उन्होंने किया था में बहुत दिलचस्पी रखते थे तथा साथ ही गन पाउडर के आविष्कारक जो कि स्टीम प्लेन पे भी काम कर रहे थे उन पे भी ये बराबर नजर रखे हुए थे। लेकिन इस बात को कुछ फेंकू महाराज जिसमें कि आर दीक्षित भी शामिल हैं दबाकर यह प्रचारित करने लगे। शिवकर बापूजी तलपड़े ने यह ज्ञान वेदों से लिया था और एक और पुस्तक का नाम सामने आने लगा जिसका नाम था बृहद विमाना शास्त्रा और उसके राइटर का नाम भारद्वाज बताया जाने लगा। अब अगर यह फेंकू लोग एक बार ठीक से प्रताप वेलकर की ही किताब पढ़ लेते तो फिर तलपड़े के एक्सपेरिमेंट का श्रेय पश्चिम के विज्ञान को देते क्योंकि वो बराबर पश्चिम के विज्ञान में क्या हो रहा है उस पर नजर रखे हुए थे। अब यहाँ तक एक बात तो सबको लग रहा होगा कि चलो शिवकर बापूजी तलपड़े ने जरूर एक विमान उड़ाया था और वह सफल हुआ था और वो भी राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले। यहाँ पे कहानी क्लोज हो जाती है। लेकिन जब आप इसके और तह में घुसते हैं तो आप पाएंगे कहानी तो अभी अब स्टार्ट हो रही है क्योंकि शिवकर बापूजी तलपड़े ने ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया जब हमारे देश में कोई संसाधन नहीं था। सारे संसाधन तो अंग्रेज लेकर आए, चाहे वह ट्रेन हो या फिर कार हो, आजकल बाइक्स जो साइकिल थी उस समय वो सारी की सारी देन थी अंग्रेजों की, टेलीफोन भी। तो फिर अचानक से ये शिवकर जी ने एयरक्राफ्ट कहां से उड़ा दिया। इसकी तह में जाने के लिए मैंने थोड़ा सा और खंगाला और फिर मुझे पता चला कि इस कपोल कल्पित कहानी पे रिसर्च भी किया था IISc बेंगलुरु यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने। तो बेंगलुरु में जो प्रोफेसरों ने इस पर रिसर्च किया उसको हम तो बाद में देखेंगे, पहले यह देख लेते हैं कि यह बृहद विमान शास्त्र क्या है और क्यों इसको थोपा जा रहा है कि इससे तरह तरह के विमान बनाए जा सकते हैं। और एक फेंकू महाराज के अनुसार इससे 500 तरह के विमान 32 प्रकार से बनाए जा सकते हैं। आइए देख लेते हैं इस किताब को भी। ये है बृहद विमान शास्त्र। यह पहली बार पब्लिश हुआ था 1959 में। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इस किताब को लिखने वाले प्रकाशक ने यह दावा किया था कि यह किताब महर्षि भारद्वाज के पांडुलिपियों के बेस पे लिखी गई है। अब ये पूरी एक सूची दे देते हैं कि ये किताबें हैं जिससे कि विमान बनाए गए थे या बनाए जा सकते हैं। इसके बाद से इसमें ये कुछ ऋषियों के नाम भी बता देते हैं जिन्होंने विमान बनाने में हेल्प की थी। नारायण मुनि से शुरू करते हैं और बीच में व्यास का नाम आता है, पराशर का नाम आता है, इधर गौतम और विश्वनाथ का नाम आता है, फिर बौधायन, नारद और वाल्मीकि का भी नाम आता है, इधर वशिष्ठ का भी नाम है, जैमिनी का भी नाम है। यहाँ पे एक जगह ईश्वर भी लिखा हुआ है, भारद्वाज भी लिखा हुआ है। लेकिन दावा ये था कि भारद्वाज मुनि ही असली विमान बनाने की विधि का वर्णन किए थे। इस पूरे किताब को जब आप पढ़ लेंगे तो आप पाएंगे कि इससे आप कुछ भी नहीं बना सकते हैं। और ये जो मैं बात कह रहा हूँ यह पूरा वाक्य IISc बेंगलुरु ने साबित भी किया। अब आइए देख लेते हैं कि IISc बेंगलुरु का क्या चक्कर है इसमें। दरअसल धर्म के धंधेबाजों ने जब विमान शास्त्र की चर्चा सरतूफान पे कर दी, राजनीतिक गलियारों में यह मामला उठने लगा, तो तत्कालीन सरकार ने यह निर्णय लिया कि चलिए भाई इस पे भी एक रिसर्च करा लेते हैं कि क्या वास्तविकता है इस किताब की। तो इसलिए उस किताब को IISc बेंगलुरु में भेजा गया। ये जो किताब छपी थी 1959 में, उसी के 10 सालों के बाद एक और किताब छपती है जो कि इंग्लिश में होती है और उस किताब का नाम होता है वैमानिका शास्त्रा। और इस किताब में विमान की ड्राइंग भी देखने को मिलती है जो कि पहली वाली किताब में नहीं थी। और एक बात और देखने को मिलती है कि इस इंग्लिश वाले वर्जन में हिंदी वर्जन का कोई नाम नहीं होता, उल्टे इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन आ जाता है, ड्राइंग्स आ जाती है विमान की। तो अब ये दो किताबें मार्केट में आ जाती है और ये दोनों ही किताबें IISc बेंगलुरु में जाती है। वहाँ एक कमेटी बैठाई जाती है इसके अध्ययन के लिए और वो अध्ययन करके इन दोनों ही किताबों को बिल्कुल फर्जी करार देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल फर्जी। अब आप चौंक गए होंगे कि अभी तक तो सारा गेम चल रहा था कि ये वेद पे आधारित था, ये ऋषि भारद्वाज के द्वारा लिखित किताब पे आधारित था, तो अब ये किताबें ही फर्जी कैसे हो गई? और जब किताब फर्जी हो गई यानी कि वो एक्सपेरिमेंट भी फर्जी हो गया, ये तो अफवाह हो गया। अब मैं ये जो बोल रहा हूँ इसको ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि ये IISc बेंगलुरु की रिसर्च पेपर कह रहा है। और ये देखिए ये है रिसर्च पेपर और इस रिसर्च पेपर को लिखा है HS मुकुंदा, SM देशपांडे, HR नागेंद्रा, A प्रभु एंड AC
SP गोविंदराजू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। और इस किताब में पूरी तरह से गहन स्टडी करके इन दोनों किताबों की बखिया उधेड़ दी जाती है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट कि वास्तव में रिसर्च पेपर था क्या। बृहद विमाना शास्त्रा बाई श्री ब्रह्ममुनि परिवारजका was published in the year 1959. It contains verses in Sanskrit with their Hindi translation. तो इसमें वही सारी बातें लिखी होती हैं कि 1959 में किताब आई थी, फिर दूसरी किताब आई थी वैमानिका शास्त्र जो कि इंग्लिश में थी, और पे लिखा हुआ है नोटेबल फीचर ऑफ दिस इंग्लिश वर्जन इज दैट इट कंटेन्स ड्रॉइंग ऑफ सम क्राफ्ट टू, यानी कि इसमें ड्रॉइंग भी कर दी गई थी। यहाँ पे देखिए साइंटिफिक ओपिनियन था और ये डिपार्टमेंट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के द्वारा पब्लिश किया गया था। यहाँ 1974 भी दिया हुआ है। अब इस किताब में ये भी दिया गया कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने एंट्री की थी ऋग्वेद की, और उस वेद में इनने कुछ एडिशन किया था, यानी कि मिलावट की थी। उस मिलावट का यहाँ श्लोक भी दिया हुआ है, उसका अर्थ मैं बता देता हूँ। गोइंग फ्रॉम वन आइसलैंड टू अनदर विथ दिस क्राफ्ट्स इन 3 days एंड नाइट्स एंड, यानी कि एक आइसलैंड से दूसरे आइसलैंड पर क्राफ्ट जाते थे 3 दिन और रात में। और आगे एक दूसरा श्लोक भी लिखे थे जिसका मतलब था जस्ट एन इंटेलिजेंट पीपुल constructed ships to cross oceans, jumping into space speedily with a craft using fire and water containing 12 stemgas, यानी कि pillars, 1 wheel, 3 machines, 300 pivots and 60 instruments। तो ये सारी बातें महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं जब ये अपना भाष्य तैयार करते हैं 1978 की कमेंट्री में। तो अब जरा सोचिए उससे पहले का जो वेद उपलब्ध था उसमें ये बात नहीं लिखी हुई थी। ये पहली बार तब आई जब महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा, यानी कि मिलावट की है। तो अब बात यहाँ पे आ गई कि ये जो 2 किताबें हैं वो कितनी पुरानी हैं। तो इसके लिए इसकी मूल कॉपी कि भाई जो आपने ये पब्लिश कराया है इसका कंटेंट आपको कहाँ से मिला, उसकी जांच करने के लिए उसकी मूल प्रति मंगाई गई। तो जो मूल प्रति मिली वो उस पे सिग्नेचर था 9/8/1919 गो वेंकटांचल शर्मा का, और जो दूसरा मिला वो 1944 में मिला जो कि बड़ोदरा लाइब्रेरी में था। इन दोनों पांडुलिपियों का फिर से जांच हुआ कि ये कितनी पुरानी हो सकती है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो किताब 1959 में छपी थी और ये एक षड्यंत्र था ताकि यह साबित किया जा सके कि यह किताब ऋषि भारद्वाज का है। वास्तव में ऋषि भारद्वाज नाम का कोई बंदा ही नहीं था जिसने कोई पांडुलिपि लिखी हो, और ये बात भी यहाँ पे ये मेंशन करते हैं। देखिए यहाँ पे ये लिखते हैं वेदर दिस महर्षि इज द सेम एज वन ऑफ द 7 सीर्स, यानी कि सप्तर्षिज, इज बाय नो मीन्स सबस्टेंशिएटेड, दस द क्वेश्चन ऑफ ऑथरशिप रिमेन एज येट अनआंसर्ड, यानी कि ये जो किताब मिली है और कहा जा रहा है कि महर्षि भारद्वाज के द्वारा लिखी गई है, ये अभी तक अनआंसर्ड है। एक बात ये, दूसरी बात कि फिर ये कितनी पुरानी थी। तो इसके बारे में ये लिखते हैं द काइंड ऑफ संस्कृत यूज्ड इन द टेक्स्ट में इंडिकेट वेदर और नॉट द टेक्स्ट इज ऑफ वैदिक ओरिजिन, यानी कि जब भी किसी किताब को आपको पहचानना हो कि यह कितना पुराना है तो उसका सबसे आसान तरीका होता है किताब में लिखे हुए शब्दों को देखिए, क्योंकि हर समय पे जो भाषा होती है वो बदलते रहती है। यानी कि आज से आप 1000 साल पहले की संस्कृत देखेंगे, 1200 साल पहले की संस्कृत देखेंगे तो उसमें जो शब्द यूज हो रहे होंगे वो बिल्कुल अलग तरह के होंगे। फिर 15वीं सदी के संस्कृत भी चेंज होगा, 18वीं शताब्दी का भी चेंज होगा, और अभी का जो है वो भी चेंज होगा। तो इसमें जो संस्कृत लिखा हुआ था वो बिल्कुल ही नए टाइप का था, यानी कि आधुनिक युग का था। और इसके बाद वो कंक्लूजन देते हैं कि thus the work वैमानिका शास्त्रा was brought into existence sometimes between 1900 and 1922 by Pandit Subarya Shastri by techniques unclear to us at the moment. The only evidence in favor of Maharshi Bhardwaja being the author is the textual statement and nothing more. अब देखिए ये कितना क्लियर शब्द है, इनने पूरी तरह से ये बोल दिया कि ये जो इनने टेक्स्ट लिखा था ये 1900 से लेकर 1922 के बीच में पंडित सुबार्या शास्त्री के द्वारा लिखा गया था, और जो बाद में 1959 में पब्लिश्ड हुआ। और इसका महर्षि भारद्वाज से कुछ भी लेना देना नहीं है, सिवाय इस बात के कि इस किताब को थोप दिया गया है कि ये महर्षि भारद्वाज की किताब है। तो देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र था शास्त्री जी का कि जिन्होंने एक अलग से संस्कृत की किताब लिख दी। और जैसा कि हम जानते हैं कि उस समय तरह तरह के एक्सपेरिमेंट चल रहे थे विदेशों में, अंग्रेज भी यहाँ पे ट्रेन ला चुके थे, तो उन सब के आधार पर इन्होंने मिला जुला कर एक किताब लिख दी और उसे ठहरा दिया कि ये वैदिक काल का है और इतना पुराना है और इससे न जाने कितने विमान बने हुए हैं। ये षड्यंत्र था शास्त्री जी का। फिर इस रिसर्च में
जो दूसरी बुक आई थी इंग्लिश में और जिसमें वो विमान का स्ट्रक्चर बताया गया था, उस स्ट्रक्चर को भी इनने दिखाया। और देखिए ये स्ट्रक्चर है जिसका नाम है सकूना विमाना। और आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि ये जो मॉडल दिया हुआ है ये एक ड्रोन टाइप का मॉडल है और इसमें पंखे लगे हुए हैं जैसे पंछियों में पंख लगे होते हैं और नाव की आकृति की तरह दिख रहा है। कहीं से भी ये आधुनिक विमान की तरह नहीं है और इस तरह का ना कभी एग्जिस्ट करता था। आइए और भी कुछ विमान दिखा देता हूँ आपको। ये एक दूसरा विमान था सुंदरा विमाना और फिर ये एक तीसरा स्ट्रक्चर आता है रुकमा विमाना और ये टॉप व्यू है। और खास बात ये थी कि ये भाप इंजन से बनाए गए थे, यानी कि अंग्रेज जो ट्रेन लेकर आए थे भाप इंजन से 18वीं शताब्दी में, उसी भाप इंजन के तर्ज पे इनने बनाने की कोशिश की थी। अब जरा सोचिए जब एशियंट एज में जब इस तरह के लोग स्ट्रक्चर बनाते होंगे तो उसके लिए ये लोग इक्विपमेंट और ये सारी चीजें कैसे लाते होंगे, भाप इंजन कहाँ से लाएंगे। उसके लिए तो आपको एक धातु का प्लेट और बर्तन होना जरूरी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जितनी भी धातुएं हैं वो जनरली पिछले 3000, 2500 और 2000 सालों से अच्छी तरह से बनाने की कोशिश हुई है। और आज के समय में मॉडर्न साइंस के थ्रू जो फैक्ट्रीज बनी है उसके थ्रू इन्हें अच्छी तरह से परिष्कृत कर बनाया जाता है। तो सोचिए प्राचीन काल में ये लोग कैसे बनाए। और आगे देख लीजिए, फिर एक और इसमें विमान है त्रिपुरा विमान। ये विमान का स्ट्रक्चर था इनकी, जो ये विमान शास्त्र की किताब फेंकते रहते हैं कि हमारे पास विमान शास्त्र की किताब है और उससे न जाने कितने 500 विमान बनाए जा सकते हैं 32 तरह के, उसकी ये सच्चाई थी। फिर जब ये पब्लिश होने के लिए रिसर्च पेपर गया तो वहां पे एडिटर ने स्पेशल कमेंट किया। उसमें उन्होंने लिखा, contradiction apparent in the verse and drawing in 1 and 2 are quite puzzling, especially when one consider the fact that was supposedly available when and were compiled। यानी कि पूरी तरह से ये इस बात को कहते हैं कि कब ये बना था और बनाया गया था, ये बहुत ही पजल क्रिएट करता है। तो ये तो कहानी थी इन दोनों ही किताबों की जो पूरी तरह से फर्जी साबित हो गई रिसर्च में। फिर बात आती है ये जो तलपड़े महोदय नायक बना दिए गए थे, इनकी क्या कहानी है। इसी रिसर्च पेपर में तलपड़े महोदय का भी खुलासा किया गया और उसमें यह बात लिखी गई कि डॉक्टर तलपड़े ऑफ मुंबई ट्राइड टू मेक मॉडल्स अंडर द गाइडेंस ऑफ शास्त्री जी, बट दैट ही वाज नॉट सक्सेसफुल इन मेकिंग एनी ऑफ देम फ्लाई। यानी कि इस बात से आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि जो डॉक्टर तलपड़े हैं मुंबई के, उन्होंने इसी शास्त्री जी जिन्होंने सन 1900 से लेकर 1922 के बीच में यह किताब लिखी थी, उसके आधार पर उनकी गाइडेंस में इनने ये जो गिवन मॉडल्स हैं इस तरह का बनाने का प्रयास किया था और पूरी तरह से असफल हुए थे और कुछ भी फ्लाई नहीं कर सके थे। तो जरा सोचिए जब विश्वविख्यात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु यह बात कह रहा है तो ये तथाकथित धर्म के धंधेबाज आपको क्या बता रहे हैं। वो यह भी बता रहा है कि ये सन 2000 के बाद की घटना है और आपको क्या बताया जा रहा है कि 1895 की घटना है। रिसर्च से यह पता चल रहा है कि डॉक्टर तलपड़े कभी इसमें सक्सेसफुल ही नहीं हुए और आपको क्या बताया गया कि ये विमान उड़ा रहे थे। कितनी बड़ी धांधली है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो दोनों किताबें हैं विमान शास्त्र की, जो भारद्वाज की लिखी हुई बताई जा रही थी और इंग्लिश वाला वर्जन जो जोयस के द्वारा लिखी हुई बताई जा रही थी, ये दोनों की दोनों पूरी तरह से फर्जी साबित हुई, जो षड्यंत्र के तहत लिखी गई थी और बुरी तरह से 1974 में एक्सपोज हो गई। अब आप खुद ही निर्णय लीजिए कि इंटेलेक्चुअल वर्ग भारत का और दुनिया के साइंटिस्ट या यूं कहें नासा के साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं और धर्म के धंधेबाज आपको क्या फर्जी बातें और किताबें लिखकर पश्चिम के साइंस की साहित्यिक चोरी कर उसके आगे वेद या किसी ऋषि का नाम लगाकर कैसे जनमानस को गुमराह कर रहे हैं। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्हें किस बात का डर है। अगर सभी लोग इस आधुनिक साइंस को अपनाकर आगे बढ़ रहे हैं, समानता ला रहे हैं, सबको आगे बढ़ने का एक समान मौका मिल रहा है, तो इन धर्म के धंधेबाजों को दिक्कत क्या है। जी हाँ, उन्हें डर सिर्फ इसी बात का है कि लोगों को अगर विज्ञान से दूर कर गुमराह करके रखा जाए, वैसे ही अपने धर्म के धंधेबाजी को बढ़ाया जा सकता है जैसा कि हजारों साल तक बढ़ाया जाता रहा है। कुछ लोग जिन्हें अब भी रामायण के पुष्पक विमान के बारे में डाउट है, वो मेरा पिछला वीडियो पुष्पक विमान का सच को देख सकते हैं। वहाँ पुष्पक विमान को भी मैंने पूरी तरह से एक्सपोज किया है। जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि ये जितने भी ज्ञान के सोर्स हैं, चाहे वो विकिपीडिया हो, क्योरा हो या सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो या यूट्यूब यूनिवर्सिटी हो, आंख मूंद कर उस पर विश्वास न करें, क्योंकि उनके डेटास अक्सर चेंज कर दिए जाते हैं धर्म के धंधेबाजों के द्वारा। आप हमेशा ही रिसर्च पेपर पे विश्वास
कर सकते हैं। यह वीडियो सभी तर्कशील साथियों को समर्पित है। इफ यू हैव एनी क्यूरीज रिगार्डिंग माई वीडियोज, पुट योर कमेंट in comment box. Stay connected with Science Journey, and only scientific temper is the future of modern civilization. Thanking you.